नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का पेपर हल कर रहे हैं। खंड ए। पहला प्रश्न, गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति किस वर्ष बने? सही आंसर है बेटा 1985 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, मोस्टिस संधि का संबंध है। बेटा मोस्टिस संधि का संबंध यूरोपीय संघ से है। नेक्स्ट प्रश्न, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कब शुरू हुआ? इस साल आपके सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है। ये अमेरिकी वर्चस्व वाले चैप्टर्स हैं जो इस साल आपके कोर्स से हट गया है। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? बेटा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हॉलैंड के हेग नगर में। नेक्स्ट, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953 में। नेक्स्ट प्रश्न, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? बेटा गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया गया है राम मनोहर लोहिया के द्वारा। मंडल आयोग का संबंध किस वर्ग के लोगों से था? बेटा मंडल आयोग का गठन 1978 में किया गया और इसका जो गठन किया गया था पिछड़ा वर्ग पर अध्ययन करना था और इसने सिफारिश की थी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी केंद्र सरकार के उपक्रमों में 27% आरक्षण दिया जाए। नेक्स्ट, क्वेश्चन संख्या सेकंड, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अमेरिका की रक्षा विभाग का मुख्यालय बेटा वैसे पेंटागन है, लेकिन इस साल ये प्रश्न भी आपके कोर्स में नहीं है। गोलपीट की मराठी कविता के लेखक नामदेव रसाल है, इस साल आपके पाठ्यक्रम में ये भी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 बेलग्रेड में हुआ। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। सुमेलित करना है। नाटो 1949, वार्सा पैक्ट 1955, क्यूबा मिसाइल संकट 1962 है वैसे ये परिघटना। केंद्रीय निर्वाचन आयोग केंद्रीय निर्वाचन आयोग की अगर अपन बात करें तो बेटा 1950। देश में आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया गया 1975 में। परमाणु और प्रसार संधि 1968। प्रश्न संख्या 4, प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का है। द्वितीय महायुद्ध के समय दूरी राष्ट्रों में कौन से देश सम्मिलित थे? बेटा द्वितीय महायुद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ। मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका थे और दूरी शक्तियों में जर्मनी, इटली और जापान थे। इस साल ये भी आपके कोर्स में नहीं है। शॉक थेरेपी कब अपनाई गई? बेटा शॉक थेरेपी 1990 के दशक में अपनाई गई। बैंड वेगन रणनीति क्या है? ये आपके कोर्स में नहीं है, अमेरिकी वर्चस्व वाले चैप्टर से लिया गया है। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? कांसीराम। यूएनओ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम बताइए। 5 है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। ABCFR के रूप में भी याद कर सकते हो। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चीन, एफ फ्रांस और रूस। विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? देशी रियासतों के विलय के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक विलय पत्र तैयार किया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो राज्य इस पर हस्ताक्षर करेगा, जो रियासत इस पर हस्ताक्षर करेगी, उसका भारत में विलय माना जाएगा। देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार कब और किसके नेतृत्व में बनी? देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी।
सियाचिन ग्लेशियर समस्या का संबंध किन देशों से है? भारत पाकिस्तान। और सियाचिन ग्लेशियर को लेकर कारगिल का युद्ध हुआ 1999 में। अपरंपरागत सुरक्षा का क्या अर्थ है? सुरक्षा की अवधारणा को दो भागों में बांटा गया, परंपरागत और अपरंपरागत। अपरंपरागत सुरक्षा का संबंध मानवीय अस्तित्व पर चोट पहुंचाने वाले खतरों से लिया जाता है। बॉम्बे प्लान क्या है? 1944 में अर्थशास्त्रियों का उद्योगपतियों का एक दल सरकार से मिला और उन्होंने नियोजित अर्थव्यवस्था अपनाने के लिए सरकार से सिफारिश की। राजनीतिक दल बदल से क्या तात्पर्य है? राजनीतिक दल बदल का बेटा अर्थ है कि कोई उम्मीदवार किसी दल के चुनाव चिन्ह से चुनाव जीत जाए और चुनाव जीतने के बाद में किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए तो उसे राजनीतिक दल बदल कहा जाता है। बेटा ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या था? इस साल आपके सिलेबस में टॉपिक नहीं है। श्रीलंका में जातीय संघर्ष पर टिप्पणी लिखें। श्रीलंका बेटा 1948 में आजाद हुआ। श्रीलंका को सिलोन कहा जाता है। यहाँ की मुख्य समस्या है कि यहाँ पर दो जाति समूह तमिल और सियली निवास करते हैं और सियली लोगों का मानना है कि श्रीलंका सियलियों का है। तमिलों को कोई रियायत नहीं दी जा सकती। चीन के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु किए गए प्रयासों को समझाइए। चीन के द्वारा 1978 में देंग श्याओपिंग के नेतृत्व में मुक्त द्वार नीति को अपनाया गया, जिसे ओपन डोर नीति भी कहते हैं, जिसके द्वारा चीन ने अर्थव्यवस्था का उदारीकरण शुरू किया। 1982 में चीन ने कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया और उसके बाद में धीरे धीरे उसने अन्य क्षेत्रों में उदारीकरण शुरू किया। चीन ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की, जिन्हें सेज कहा जाता है। 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। देश में घोषित आपातकाल के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। बेटा अगर हम बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के आने के बाद में जब इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैधानिक करार दे दिया गया तो ऐसे में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विरोधी पक्ष के नेताओं ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग करना शुरू कर दिया। दिल्ली के रामलीला मैदान में सभी लोग विपक्षी नेता एकजुट हो गए। ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी और सभी विपक्षी दलों के नेताओं को जेलों में डाल दिया गया। प्रेस सेंसरशिप को लागू कर दिया गया, अर्थात प्रेस को कुछ भी छापने से पहले सरकार की अनुमति लेना आवश्यक था। आरएसएस और कुछ सांप्रदायिक संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया गया। सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया और हड़ताल, घेराबंदी इन सबको बंद कर दिया गया। निवारक नजरबंदी का उपयोग बड़े पैमाने पर किया गया विरोधी नेताओं को जेलों में डालने के लिए। लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका भी नहीं लगा सकते थे। इसके अलावा कुछ संगठनों ने विरोध करने का एक अलग तरीका ढूंढा, जहां पर अखबार में खबर छापनी होती थी उस जगह को खाली छोड़ दिया जाता था। कुछ लोगों ने अपनी उपाधियां वापस लौटा दी। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बड़े परिवर्तन किए गए। लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष की जगह 6 वर्ष कर दिया गया और ये कहा गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निर्वाचन पर की वैधता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। भारत और चीन के मध्य संघर्ष के कारणों का विश्लेषण कीजिए। बेटा अगर हम भारत और चीन के मध्य संघर्ष की बात करें तो सबसे पहले हम तिब्बत के मुद्दे की बात करते हैं। 1950 में चीन ने तिब्बत को हड़प लिया और तिब्बत पर चीनी संस्कृति को लादने का प्रयास किया गया, बौद्ध संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया गया। तो ऐसे में 1959 में दलाई लामा ने भारत से शरण मांगी, जिसे चीन ने अपनी आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप माना। इसके अलावा चीन मैकमोहन रेखा को स्वीकार नहीं करता। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है। भारत के कुछ क्षेत्रों जैसे कि लद्दाख में अक्साई चीन क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों को चीन अपनी दावेदारी जताता है और 1962 में इसी सीमा विवाद के कारण चीन ने भारत अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते की बाधाओं की व्याख्या कीजिए। बेटा ये प्रश्न अब की बार आपके कोर्स में नहीं है, ये टॉपिक हट गया है। हरित क्रांति के लाभों का मूल्यांकन कीजिए, ये भी इस साल नहीं है। भारत की सुरक्षा रणनीति के किन्हीं दो बड़े घटकों का विश्लेषण करें। बेटा भारत की जो सुरक्षा रणनीति की अगर अपन बात करें तो भारत को आंतरिक और बाहरी दोनों ही क्षेत्रों से खतरे हैं। तो भारत को सबसे पहला जो घटक है सैन्य शक्ति को मजबूत करना, और इसका कारण ये कि भारत के अपने दो बड़े पड़ोसी देश भारत और पाकिस्तान और चीन दोनों से ही खतरा है।
और दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश है। ऐसे में भारत को अपनी सुरक्षा रणनीति को मजबूत करना होगा। 1962 में चीन से युद्ध हो चुका है, पाकिस्तान से 4 युद्ध हो चुके हैं और इसीलिए भारत ने 1974 में पहली बार परमाणु परीक्षण किया और 1998 में भारत भी परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। अब अगर हम बात करें बेटा दूसरे घटक की, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानूनों और संस्थाओं को मजबूत करने में सहायक है। भारत ने एशिया के एकीकरण और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संपादन किया, संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करता है। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों का उल्लेख करते हुए सुरक्षा परिषद के कार्यों का वर्णन करें। तो अगर अपन बात करें बेटा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं: आम सभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यायशीता परिषद, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। विश्व में शांति स्थापित करना, युद्धों को रोकना, इसके अलावा अगर कोई देश युद्धरत है तो उन पर सैनिक कार्रवाई करने का भी प्रावधान ये कर सकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना और सचिवालय के प्रमुख अर्थात महासचिव की नियुक्ति महासभा के परामर्श के आधार पर ये करता है। पर्यावरण संबंधित किन्हीं 4 चिंताओं की व्याख्या कीजिए जो आज की वैश्विक राजनीति का मुद्दा बन चुकी है। अगर बेटा हम बात करें तो पर्यावरण से संबंधित पहला मुद्दा है भूमि की उर्वरता का कम होना, दूसरा स्वच्छ पेयजल की कमी, तीसरा है जैव विविधता या पारिस्थितिकी पर संकट उत्पन्न होना, चौथा है ओजोन परत में छेद होना और पांचवा है समुद्री सतह का प्रदूषित होना। इन सब का वर्णन करना है, बड़ा प्रश्न है। प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अंतर बताइए। अगर हम बात करें बेटा तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार के.एन. राज थे। कृषि क्षेत्र के विकास पर ध्यान दिया गया, धीमी विकास की गति धीमी रखनी थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसके योजनाकार पीसी महालनोबिस थे। तीव्र गति से विकास करना था, औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया गया, बड़े उद्योगों की स्थापना की गई। भारत में पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के कारण बताइए। अगर हम बात करें तो भारत के पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के कारण जो है, पहला कारण कांग्रेस पार्टी का जन आधार पूरे भारत में होना, दूसरा कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू का करिश्माई व्यक्तित्व, तीसरा कारण कांग्रेस पार्टी का पूरे भारत में जनाधार होना और राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल होना। इन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। अयोध्या विवाद, अगर हम बात करें बेटा तो राम जन्मभूमि स्थान पर बाबरी मस्जिद बना दी गई थी और ये विवादित ढांचा अयोध्या में स्थित था और कार सेवकों के द्वारा विवादित ढांचा ढहा दिया गया और इसी के साथ भाजपा के अभ्युदय को जोड़ा जाता है। गठबंधन का युग, गठबंधन का युग माना जाता है 1989 से। इसके बाद में गठबंधन सरकारों की शुरुआत हुई। अगर हम बात करें तो 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार, उसके बाद में 1996 में संयुक्त मोर्चा की सरकार, 1998-99 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार और इसके बाद में 2004 और 2009 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकारें बनी। पंचशील के सिद्धांत, बेटा पंचशील के सिद्धांत भारत चीन के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में 29 अप्रैल 1954 के दिए गए विश्व में आपस में शांति स्थापित करने के लिए 5 सिद्धांत हैं। इंदिरा बनाम सिंडिकेट के मुद्दे का विश्लेषण कीजिए। इस मुद्दे ने इंदिरा गांधी के समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां प्रस्तुत की। जो सिंडिकेट है, कांग्रेस में जो पुराने या शक्तिशाली नेताओं का समूह था, सिंडिकेट कहलाता था। इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने में इसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो इंदिरा गांधी को सबसे ज़्यादा चुनौती सिंडिकेट से ही मिली, क्योंकि उन लोगों ने सोचा था कि इंदिरा गांधी नहीं है, उन्हें अनुभव नहीं है, इसलिए वो उनसे विचार विमर्श करेगी, लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया। तो इंदिरा गांधी के सामने मुख्य चुनौती सिंडिकेट से स्वतंत्र निर्णय लेने की भी रही। राष्ट्र निर्माण की क्या चुनौतियां थी? देसी रियासतों के विलय की प्रक्रिया के अंतर्गत हैदराबाद के विलय को समझाइए। बेटा राष्ट्र निर्माण की अगर हम चुनौतियों की बात करें, पहले ये लोकतंत्र, राष्ट्र निर्माण की बात करें तो लोकतंत्र की स्थापना करना, दूसरी चुनौती थी समावेशी विकास करना और तीसरी चुनौती थी बेटा इस विविधतापूर्ण भारत में एकता स्थापित करना। देसी रियासतों के विलय की प्रक्रिया के अंतर्गत अगर हम बात करें तो विस्तार से इसका वर्णन करना है, बड़ा प्रश्न है। हैदराबाद रियासत ने भारत में शामिल होने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया।
बल्कि वहाँ के नवाब ने रजाकारों के माध्यम से वहाँ की जनता पर अत्याचार करवाना शुरू कर दिया। तो ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो अभियान चलाया। भारतीय सेना और हैदराबाद के नवाब की सेना के बीच युद्ध हुआ। 2 दिन में ही नवाब की सेना को हार माननी पड़ी और हैदराबाद का विलय भारत में हुआ। शीत युद्ध वाला टॉपिक इस साल आपके कोर्स में नहीं है, ये टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, आसियान की कार्य भूमिका और उपलब्धि का वर्णन कीजिए। बड़ा प्रश्न बेटा। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई। 10 देश है इसमें दक्षिण पूर्वी एशिया के, और आसियान तेजी से बढ़ता हुआ आज संगठन है। आसियान के 3 समुदाय हैं और आसियान ने विजन 2020 दिया है, जिसके माध्यम से आसियान की और शक्ति और भूमिका बढ़ी है। आपको डिटेल से इसका वर्णन करना है। सूचना के अधिकार वाला टॉपिक इस साल आपके पेपर में नहीं है।